स्वाध्याय जीएस में आप लोगों का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज महाजनपद के उदय के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि महाजनपद के उदय से पहले हम लोग को यह समझना होगा कि जनपद का उदय किस प्रकार हुआ। ठीक, तो दोस्तों जनपद का उदय जो है दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में जब राज्यों का निर्माण शुरू हुआ था, उस समय जो भारत में आर्य लोग आए थे तो वो क्या करते थे दोस्तों, वो लोग परिवार में मतलब कि कबीले के रूप में रहते थे। ठीक है, और दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि आर्य जो थे वो कहाँ से आए थे, तो वो मध्य एशिया से आए थे। ठीक, तो वो जो आए थे वो एक कबीला में झोपड़ा लगा करके रहते थे। ठीक है, झोपड़ी बना करके और एक कबीले के रूप में रहते थे, और उन कबीले के सदस्य को दोस्तों हम लोग परिवार कहते थे। ठीक, और इन परिवारों को मिलाकर दोस्तों जितने भी मान लीजिए कि एक तो आएगा नहीं सदस्य, बहुत सारे परिवार आए थे, उन सभी परिवारों को मिला करके उनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों ग्राम बना, उसके बाद में दोस्तों क्या बना, तो विश्व बना, और विश्व के बाद में दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, जनपद कहते हैं। ठीक है, इसको हम आगे बताऊंगा कि विस्तार रूप से। पहले मैं आप लोगों को भाव बता देता हूँ कि किस प्रकार से जनपद क्या होता है, और बाद में यही दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में ही दोस्तों जो जनपद था वही विस्तृत रूप लेकर क्या बना, महाजनपद हुआ। ठीक है, और दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो 16 टोटल महाजनपद है। ठीक है, तो आइए हम लोग आज इस महाजनपद के उदय को हम लोग विस्तृत में फिर से देखते हैं। तो दोस्तों मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि 6ठी सदी ईसा पूर्व से 5वीं सदी ईसा पूर्व के मध्य में जब राज्य का निर्माण में प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, उस समय भारत में आर्यों का निवास था। ठीक है, और जो दोस्तों है आर्य लोग जो थे भारत में कबीलों में आए थे। ठीक है, कबीलों में आए थे, और कबीला के सभी सदस्य को एक परिवार के सदस्य कहते थे हम लोग। ठीक है, आते वे जो थे कुल कहलाए, परिवार के सदस्य को हम लोग क्या कहें, कुल कहें। और दोस्तों कई कुल मिलाकर के ग्राम बना। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि बहुत सारे परिवार के सदस्य था, तो उन सभी को मिलाकर हम क्या कहें, ग्राम उसको कहें। ठीक है, तो ग्राम बना, और कई ग्रामों को मिलाकर के विश्व का निर्माण किया गया। ठीक है, कई ग्रामों को मिलाकर के विश्व का निर्माण किया गया, और इसके बाद में जो है दोस्तों विश्व बड़ा होकर के क्या बन गया, जनपद में परिणत हो गया। तो आप लोग समझ गए कि जनपद का उदय किस प्रकार हुआ था। पहले आर्य लोग कबीलों में रहे, उसके बाद कबीला के सदस्य को हम लोग परिवार कहें, फिर उन सभी परिवारों को मिलाकर ग्राम बना, फिर ग्राम बड़ा होकर क्या बना दोस्तों, विश्व बना, और विश्व बड़ा रूप लेकर के जनपद का निर्माण किया। ठीक, तो आप लोग समझ गए आसानी से। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जनपद से महाजनपद में किस प्रकार परिणत हुआ। तो दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जनपदों का विकास हुआ था। मैंने जैसा आप लोग बताया, तो जो विकास हुआ जनपद का, वही जो बड़ा रूप लेकर क्या बना, महाजनपद के रूप में, वही मतलब बड़ा रूप लेकर बना। इस प्रकार जो है अनेक महाजनपद अस्तित्व में आ गए। ठीक है, तो जो जनपद बना था वही जनपद बड़ा रूप लेकर क्या बना, महाजनपद में हुआ। और महाजनपदों की संख्या जो है दोस्तों आप लोग जानते हैं 16 है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे उसके बारे में। पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को कि उन जनपदों का वर्णन जो है। तो दोस्तों जो जनपद हुआ वो महाजनपद परिणत हुए, तो आप लोग समझ गए कि महाजनपद का उदय किस प्रकार हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि महाजनपदों का ग्रंथों में किस प्रकार का उल्लेख है। मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा ग्रंथ में महाजनपदों के बारे में सबसे पहले वर्णन किया गया है, तो हम लोग उसके बारे में भी देखते हैं। तो दोस्तों समकालीन ग्रंथों मतलब उस समय के जो ग्रंथ था उसमें लगभग सभी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यद्यपि विभिन्न मतलब की अलग अलग ग्रंथों में उन सभी के बारे में अलग अलग संख्या भी वर्णन है। ठीक है, इसमें दोस्तों हम लोग देखते हैं बौद्ध ग्रंथों में। पहला हम लोग देखते हैं क्या, बौद्ध ग्रंथों में। तो बौद्ध ग्रंथों में दोस्तों अंगुत्तर निकाय जो है, आप जानते हैं कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं महावस्तु। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा महावस्तु तथा जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र से दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो आप लोग देखें कि सबसे पहले 16 महाजनपदों का उल्लेख किसे मिलता है दोस्तों हम लोग को, तो बौद्ध ग्रंथ के भगवती सूत्र बौद्ध ग्रंथ के दोस्तों अंगुत्तर निकाय और महावस्तु तथा जैन ग्रंथों के भगवती सूत्र में दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। फिर आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अंगुत्तर निकाय के गंधार और कंबोज का स्थान पर, मतलब कि अंगुत्तर निकाय में जो गंधार और कंबोज था उसके स्थान पर महावस्तु में दोस्तों, महावस्तु में शिवा तथा दर्शन का उल्लेख है। मतलब कह सकते हैं कि अंगुत्तर निकाय के जो अंगुत्तर निकाय में गंधार और कंबोज के स्थान पर महावस्तु में क्या क्या वर्णन है, तो शिवा और दर्शन का उल्लेख है। ठीक है,
तथा भगवती सूत्र में दोस्तों वो बंग एवं मलय का उल्लेख है। ठीक है, बंग एवं मलय का उल्लेख है किसमें? तो भगवती सूत्र में। तो यदि आप लोग से यदि क्वेश्चन पूछते कि अंगुत्तर निकाय के गंधार के स्थान पर महावस्तु में उसका क्या नाम है, तो मैंने आप लोग बताया कि उसका महावस्तु में क्या बोलते हैं? गंधार को शिवा तथा कंबोज को दर्शन। ठीक है, महावस्तु में। और भगवती सूत्र में हम लोग देखेंगे कि गंधार को हम लोग बंग के नाम से जानते हैं और कंबोज को मलय के नाम से उल्लेख है। ठीक है, फिर पहले सबसे पहले दोस्तों ऋग्वेद में जनों का उल्लेख आता है, जनपद का नहीं। ठीक है, आप लोग देखिएगा कि ऋग्वेद में सबसे पहले जनपद का उल्लेख आता है, जनों का उल्लेख आता है, जनपद का नहीं। सर्वप्रथम जनपद शब्द का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। सर्वप्रथम जनपद शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? तो ब्राह्मण ग्रंथों से हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है कि 6वीं सदी ईसा पूर्व में वैदिककालीन जनपद धीरे धीरे बड़े होते गए और इस प्रकार महाजनपदों का उदय हुआ। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि महाजनपद का उदय किस प्रकार हुआ था। यहाँ पर भी वही बात लिखा है, ऋग्वेद में सबसे पहले जन का उल्लेख होता है, जनपद का नहीं। ठीक है, सर्वप्रथम जनपद शब्द का उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होती है दोस्तों? तब ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होती है। यदि आप मुझसे क्वेश्चन पूछे कि महाजनपद का उल्लेख कहां से मिलती है हमको, तो सबसे पहले क्या बोलेगा? ब्राह्मण ग्रंथ से। कहां से महाजनपद का उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो ब्राह्मण ग्रंथ से जनपद शब्द का उल्लेख मिलता है। और दोस्तों 6वीं सदी ईसा पूर्व में वैदिककालीन जनपद धीरे धीरे बड़े होते गए और इस प्रकार महाजनपद का उदय हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि महाजनपद का भौगोलिक विस्तार। अब इसका हम लोग भौगोलिक विस्तार के बारे में देखेंगे, इसका विस्तार कहाँ कहाँ था। इसके भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत हम देखेंगे कि महाजनपदों का विस्तार था जो दोस्तों बिहार एवं उत्तर प्रदेश से होते हुए पाकिस्तान तक की सीमा को हम लोग क्या कहते हैं? महाजनपद का इसका विस्तार था। ठीक है, महाजनपद का विस्तार बिहार एवं उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान तक तथा दक्षिण में गोदावरी नदी तक हुआ था। ठीक है दोस्तों, महाजनपद का विस्तार कहाँ कहाँ था भौगोलिक विशेष का? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान तक तथा दक्षिण में गोदावरी नदी तक किसका विस्तार था दोस्तों? तो महाजनपदों का विस्तार था। जिनमें से दोस्तों 15 महाजनपद जो थे नर्मदा के उत्तर में थे। ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि नर्मदा के उत्तर में कितने महाजनपद थे? तो नर्मदा के उत्तर में दोस्तों 16 महाजनपदों में से 15 महाजनपद ऐसे थे जो नर्मदा के उत्तर में पड़ते थे और एक महाजनपद जो था वो नर्मदा के दक्षिण में पड़ता था। और कौन था दोस्तों? तो वो जो है दोस्तों अस्मक था। ठीक है, तो आप लोग इसको नाम याद रखिएगा। अगर एग्जाम पूछते हैं कि ऐसा आप लोग जनपद का नाम बताइए महाजनपद का जिसका विस्तार दक्षिण में था, तो कौन था दोस्तों? अस्मक था। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये VVI है दोस्तों, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा VVI ग्रुप में। और ये भी VVI दोस्तों कि महाजनपदों में नर्मदा के उत्तर में कितने महाजनपदों की संख्या थी? तो 15 थी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग VVI में इसको भी याद रखिएगा। ये दोनों जो पॉइंट है दोस्तों आपके एग्जाम हॉल में बनता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। और साथ में दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि जनपद का सबसे पहले उल्लेख कहां पर हुआ था? तो जनपद शब्द का उल्लेख सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग इसको याद रखिएगा। मैंने आप लोग बताया था कि बौद्ध ग्रंथों में अंगुत्तर निकाय तथा महावस्तु तथा जैन ग्रंथों में भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के बारे में सूचना मिलती है, लेकिन सबसे पहले जनपद शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? तो ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं। ये तो हम लोग बता दिए कि नर्मदा के दक्षिण में कौन था दोस्तों? तो अस्मक महाजनपद पड़ता है। अब इसके दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में देखते हैं कि महाजनपद का पुरातात्विक साक्ष्य क्या है। तो दोस्तों महाजनपद काल से संबंधित महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य में दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या? उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। ठीक है, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड मतलब कि NBPW। ठीक है, NBPW तथा आहर सिक्के जिसको हम लोग पंचमार्क सिक्के भी कहते थे। तो इसके पुरातात्विक साक्ष्य में हम लोग क्या क्या देखें? उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड तथा आहर सिक्के देखें। ठीक, तो मैं आप लोगों को आज बताया कि महाजनपद का उदय किस प्रकार हुआ था और उसका वर्णन ग्रंथों में किस प्रकार किया गया है। कहने का मतलब है कि कौन सा ग्रंथ में सबसे पहले जनपद शब्द का उल्लेख किया गया है तथा महाजनपदों के बारे में कौन से ग्रंथों में सबसे पहले वर्णन हुआ है और उसका
नाम अलग अलग ग्रंथों में क्या है मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग 16 महाजनपदों के बारे में करके देखेंगे। 4-4 करके हम लोग पढ़ेंगे। टोटल 16 जनपद है महाजनपदों की संख्या, उनमें से हम लोग डेली 4-4 महाजनपदों के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं आप लोगों को इतना आज बता देता हूँ कि इसको याद करना आसान है। ठीक है, 16 महाजनपदों को हम लोग को मान लीजिए याद करना हो, इसके लिए एक ट्रिक आता है दोस्तों। इसको यदि आप लोग इस प्रकार से याद रखिएगा तो आसानी से याद रहेगी। अब हम लोग देखते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन थे। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे आज। तो पहले मैं बता दूं कि 16 महाजनपदों का ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। A3CGK4 ऊपर में आप लोग लिखिएगा A3CGK4 तथा नीचे में आप लोग लिखिएगा M3PSV2। अब A3 का कहने का मतलब क्या है? तो A3 का कहने का मतलब दोस्तों अंग, अवंती और अस्मक। ठीक है, A3 का मतलब हो गया अंग, अवंती और अस्मक। C4 चेदी, G4 गंधार और K4 दोस्तों काशी, कोसल, कुरु और कंबोज। ठीक है, K4 काशी, कोसल, कुरु और कंबोज। याद होगा हम लोगों को A3 अंग, अवंती और अस्मक, C चेदी, G गंधारज और K काशी, कोसल, कुरु और कंबोज। ठीक है, नीचे दोस्तों M3 PSV2। तो M3 से आप लोग याद रखेगा मत्स्य, मगध, मत्स्य और मल। ठीक है, आगे याद रखेगा मगध, फिर मत्स्य, फिर मल। फिर P से याद रखेगा पांचाल, S से याद रखेगा सुरसेन और V से याद रखेगा वज्जी और वत्स। ठीक है, तो आप लोग इस क्रम में आप लोग इसको याद रखेगा, आसानी से दिखेगा कि आप लोग को याद रहेगी। क्या ट्रिक है दोस्तों? A3CGK4 ऊपर में और नीचे में M3PSV2। A3 अंग, अवंती और अस्मक, C चेदी, उसके बाद से दोस्तों क्या है G गंधा और K काशी, कोसल, कुरु और कंबोज। नीचे में दोस्तों M3PSV2। तो M3 से मगध, मत्स्य और मल। फिर ये दोस्तों P, तो P से हो गया पांचाल, S से हो गया सुरसेन और V2 से हो गया वज्जी और वत्स। ठीक है, तो आप लोगों को याद हो चुकी होगी अब तक। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैंने बताया आप लोगों को कि 4-4 महाजनपदों के बारे में हम लोग विस्तृत रूप में वर्णन करेंगे। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे, उसकी राजधानी क्या थी और फिर उसका भौगोलिक विस्तार कहां तक था और उसमें और भी चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। जो भी दोस्त यदि मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनको मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। और तथा साथ में दोस्तों अपने इसे दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है, इस प्रकार का वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूं और ये सारे जो भी मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को, आप लोग गारंटी है कि आप लोग जितने भी एग्जाम होगी, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे दरोगा लेवल का, या चाहे आप लोग SCGD या ग्रुप डी जो भी हो, उन सारे में आप लोगों को 100% इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग मैं जैसे बताता हूँ उस प्रकार से आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा तो आसानी से आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी और आसानी से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।